अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस एंड साइकी सीकर। एंड आई होप कि अब तक आपने दोनों कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लिया होगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में नई वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें और ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इनमें। एंड दिस इज़ लेसन नंबर 45 और साइकी सीकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप दैट आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया वैसे ही आप उस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली लर्न टुगेदर और अपने नॉलेज को हम इंक्रीज़ करेंगे बाय शेयरिंग अवर नॉलेज एंड वी विल इम्प्रूव आवर सेल्व्स। So lesson number 45, this is last lesson of PSY 404 abnormal psychology। और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमने उनको चेक किया, उनको उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, ओवरव्यू लिया उनका, और वो सारे आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे और कोई भी कन्फ्यूजन डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं होगी। वीडियो ज़रा लेंथी होती थी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए वो ज़रूरी था, अदरवाइज़ शॉर्ट वीडियोज़ में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। और अगर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जो शॉर्ट वीडियोज़ देखें और शॉर्ट लेक्चर होना चाहिए, 5 मिनट्स की वीडियो हो या 3 मिनट्स की हो, तो 3 मिनट्स वाली वो पहले प्रेफर करते हैं और 5 मिनट्स वाली को बाद में प्रेफर करते हैं। तो ये यानी जितनी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होगी उतना ही ज़्यादा उसमें कम डिटेल होती है। सो इन्फॉर्मेशन भी उसमें कम होगी, डिटेल भी कम होगी, यानी आपका जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से वो कवर नहीं हुआ होगा, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं होते। एज अ स्टूडेंट मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया है, जो भी लेक्चर अगर शॉर्ट लेक्चर अटेंड किए भी हैं तो वो उसमें कॉन्सेप्ट जो है ना, एक ज़रा सा कॉन्सेप्ट या 100 में से 10% कॉन्सेप्ट मेंशन किया होता है जस्ट उन्होंने, और लेक्चर्स जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते थे। तो एलएमएस से लेकर अदरवाइज़ दूसरी जो रिसर्च करनी पड़ती थी और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद एक कॉन्सेप्ट समझ में आता था। तो ये अब आपके लिए आसानी है कि आपको एक वीडियो में कॉन्सेप्ट जो है वो समझना आपके लिए आसान है, और जो दूसरी वीडियोस ना आपको एलएमएस पर चेक करना पड़ेगा, ना आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ज़्यादा, और यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो लेंथ इसी वजह से होती हैं कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं सारे उसमें, और अगर आप वो वॉच कर लेते तो देन वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। सो इसमें एटियोलॉजी है, यानी उसके जो डिफरेंट कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके जो सोशो इकनॉमिक स्टेटस है वो रोल प्ले कर रहा होता है, जिसमें जो हायर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो रोल प्ले कर रही होती हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लोअर सोशो इकनॉमिक क्लासेस जो हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है इन डिसऑर्डर्स की तरफ लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनके पास हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं होती या हेल्दी वे ऑफ लिविंग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। सो वो इन डिसऑर्डर्स की तरफ बड़ी जल्दी आते हैं। या फिर यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उनके पास डिग्रीज़ हैं लेकिन जॉब्स नहीं हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उनके पास कोई हेल्दी वे नहीं है, तो वो अनहेल्दी जो है वो उसकी तरफ वे की तरफ चले जाते हैं और मज़ीद जो है अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं खुद। एंड नेक्स्ट है कुछ फैमिली या सोशल इन्वायरमेंट, वो भी इस तरह का होता है जिसमें आपको इसमें मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है और आपको मोटिवेशन मिलती है कि अगर फैमिली में ही कोई सब्सटेंस जो है वो इस तरह कंज्यूम कर रहा है तो आप जो है वो आपको भी, आपके लिए अवेलेबिलिटी जो है उसकी ईजी रहती है, आप उसको जल्दी अवेल कर लेते हैं। साइकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या कहती हैं इसके बारे में? एज़ यू नो कि साइकोडोनामिक थेरिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं आपके अर्ली ईयर्स में, चाइल्डहुड एरिया जो ईयर्स होते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पे फोकस करते हैं। अगर वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो नर्चरिंग नहीं रहे या आपकी पेरेंट बॉन्ड्स जो रिलेशनशिप है, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहा, वो नर्चरिंग नहीं रहा, कोल्ड था, तो उसमें अगर कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं देन आप में ये ड्रग्स के तरफ आने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इस तरह से वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो पास्ट की हैं या फिर वो प्रेजेंट की हैं, उससे मैनेज करने के लिए, उससे डील करने के लिए ये अनहेल्दी जो है वो वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं खुद ही, और उन्हें पता नहीं होता कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके कितने बुरे होंगे। ये नहीं, वक्ती तौर पे उन्हें एक फ़ायदा हो रहा है, वक्ती तौर पर उन्हें रिलीफ मिल रहा है अपने स्ट्रेस से, और लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इसका जो नुकसान होगा उनका आइडिया उन्हें अभी नहीं होता। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है इस बारे में?
उन्होंने कहा है कि इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका रोल है, यानी आपको जब आप कंज्यूम करते हैं कोई भी ड्रग वगैरह सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, देन आपको टेम्पररी उससे रिलीफ मिलता है, आपकी टेंशन जो है वो रिड्यूस होती है। यानी जैसे आपको बताया गया था कि आपके जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे आपको एक रिलीफ मिलता है। और ये उसकी वजह से आप समझते हैं कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई हैं। और इसकी वजह यानी आप ये जो आपको रिलीफ़ मिल रहा होता है ना, तो ये और ज़्यादा आपको इनकरेज करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप मज़ीद इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको इससे रिवॉर्डिंग इफ़ेक्ट मिल रहा है, एक रिलीफ़ मिल रहा है, आपकी स्टेट जो है यूफोरिया की स्टेट है, यहाँ गुड फीलिंग आपको आ रही है। देन आप उसको अच्छा समझना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि अब ये जो है ये वाहिद सोल्यूशन है, यही ओनली सोल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी जो है वो डेवलप कर लेते हैं फ्रॉम द सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उससे आप डील कर सकेंगे, आपकी जो इमोशंस हैं आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। नेगेटिव इमोशंस हैं तो वो पॉजिटिव आप फील करना शुरू कर देते हैं, अगर आप सैड हैं तो आप हैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि बस यही एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, और इसी तरह ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, इसी तरह मैनेज कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस जो है वो हैंडल हो जाता है, स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग भी रोल प्ले कर रही होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि टू स्टिमुलाई जिनकी एसोसिएशन हो जाती है, तो इस तरह ड्रग्स की भी एसोसिएशन हो जाती है। अगर आप ड्रग कंज्यूम करते हैं, उससे आपको अच्छी फीलिंग आती है, देन उसको आप एसोसिएट कर लेते हैं कि जो ये ड्रग्स जो यूज़ किया है इससे मुझे अच्छी फीलिंग आती है या अच्छा महसूस होता है, सो आप उसको कैरी ऑन करते हैं इन द फ्यूचर। और उससे रिलेटेड जो भी यानी जहाँ पर भी आपने उसको यूज़ किया होता है, जो भी क्यूज़ वगैरह मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को देखते हैं, आपको उसकी फ़ौरन याद आ जाती है और आपको लगता है कि ये जो है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और यही ओनली सोर्स है, और सोर्स ऑफ प्लेयर है, सोर्स ऑफ पीस है, और आपको यही कंज्यूम करना चाहिए ताकि आप जो है वो अच्छा फ़ील करें, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आपके जेनेटिक जो है वो प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक टेंडेंसी है, यानी जेनेटिक्स में आपके जीन्स में है कि आप उसमें जल्दी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एडिक्ट हो सकते हैं उसका। इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक एनिमल्स पर कि जो पहले से ही जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो एडिक्टेड हो जाते हैं ड्रग्स में। और ये 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज़ की गई हैं इस पर, जिसमें ट्विन स्टडीज़ होती हैं, अडॉप्टिव स्टडीज़ होती हैं। ट्विन स्टडीज़ में जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है और उनके बारे में देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा उनमें टेंडेंसी है। और आइडेंटिकल ट्विन्स में जो सेम होते हैं ट्विन्स, उनमें कितनी टेंडेंसी होती है। फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं तो वो जो डिफरेंट होते हैं उनमें कितनी टेंडेंसी होती है इस डिसऑर्डर की। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को मैयर करने के लिए टेस्ट वगैरह ये किए जाते हैं, स्टडी की जाती हैं, या ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ट्विन स्टडीज़ और अडॉप्टिव स्टडीज़ के। और इसमें कॉन्कॉर्डेंस रेट देखा जाता है कि ट्विन स्टडीज़ में अगर दोनों सेम बच्चे जो हैं वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो उनमें कितना रेट है, कितनी परसेंटेज है, और वो कितना जल्दी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कितनी है, टेंडेंसी कितनी है उनमें। एंड देन अडॉप्टिव स्टडीज़, यानी इसमें अडॉप्शन स्टडीज़ करते हैं, और जो आपके बाय बर्थ आपके बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो आपके जो दूसरे जो पेरेंट्स हैं जो आपकी परवरिश करते हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आपको चेक किया जाता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके जो जीन्स हैं वो देखे जाते हैं और आपके देखे जाते हैं। एंड देन चेक किया जाता है आपको कि आप दूसरे पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन आप में जो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, जेनेटिक टेंडेंसी है, वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स में है, तो वो आप में भी ट्रांसफ़र हो जाती है और वो बाय बर्थ ही होती है। तो इन दोनों स्टडीज़ से हमें एक एविडेंस मिलता है कि जेनेटिक जो है वो उसका बहुत गहरा लिंक है, और इसकी वजह से जो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है, प्रीडिस्पोजिशन होती है, इसकी वजह से भी एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, या ड्रग की तरफ आपकी जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। और इस इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने देखा था एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डोपामिन 2 और D2 रिसेप्टर जीन जो है उसको देखा था। मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ, बट इन लेस दैन 20% ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट हैव सच डिसऑर्डर्स।
यानी जो जीन की एक्टिविटी है एक, वो जो सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं उनमें एक पर्टिकुलर जीन जो है वो या वो डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो उनके जो फर्दर उनके बच्चों में भी आता है। एंड इस तरह से वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी या प्री डिस्पोजिशन जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन अगर जो पार्टिसिपेंट्स नहीं कंज्यूम करते तो उसमें 20% जो है वो उससे भी कम चांसेस होते हैं उसके एडिक्शन के, या फिर उसकी तरफ टेंडेंसी जो है यानी उसका जो रुझान है उनमें वो कम होता है। लेकिन जो आपकी जेनेटिक अगर प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, टेंडेंसी है, देन आपका रुझान उसकी तरफ, ड्रग्स की तरफ ज़्यादा होगा। आप उसको जल्दी कंज्यूम करेंगे या फिर आप उसमें एडिक्शन जो है वो जल्दी होगी। और ये ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करने से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स इफ़ेक्ट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज़ होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है या उनकी जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से आपको रिलीफ फील होता है। जितना ज़्यादा आप ड्रग्स जो हैं वो आउटसाइड ड्रग कंज्यूम करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी जो बॉडी की प्रोडक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर की वो कम होती जाती हैं, और आप फिर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं जो आउटसाइड जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उन पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीजिंग के लिए। सो दिस इज़ रियली हार्मफुल। और यानी जब आपको फिर वो नहीं मिलेगा, आपके ब्रेन भी वो उसको रिलीज़ नहीं कर रहा, एंड देन आपको विथड्रॉल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिससे आपको फौरी जो वो सप्लाई की ज़रूरत होती है कि न्यूरोट्रांसमीटर आपको वो मिल जाए या फिर वो ड्रग वगैरह मिल जाए जो आपको पहले जो एक्टिविटी आपकी परफॉर्म करवा रहा था ब्रेन में। सो इसको आप हेल्दी वे में अचीव कर सकते हैं। हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ अगर आपकी होंगी तो हेल्दी वे में आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ब्रेन में रिलीज़ होंगे, एंड देन उसकी कोई एडिक्शन नहीं होगी। यानी एडिक्शन तब होगी जब आप आउटसाइड या एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करेंगे, ड्रग्स यूज़ करेंगे या सब्सटेंस यूज़ करेंगे, जिससे आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होगा या फंक्शनिंग पे उसकी इफ़ेक्ट होगा। सो आप इसको वैसे भी हेल्दी वेज में भी कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज वगैरह है, और भी काफ़ी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। वो एक वीडियो बनाई गई है, आप साइकी सीकर चैनल पे उसको चेक कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, हैप्पी केमिकल्स हैं, ये ब्रेन में रिलीज़ होते हैं और आप फिर रिलीफ फील करते हैं। आप अपने स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाता है आपको स्ट्रेस मैनेज करना इससे आसान हो जाता है। तो इसीलिए आप हेल्दी वे में जा सकते हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके अपने ब्रेन्स को भी हेल्दी रख सकते हैं। और नेक्स्ट है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनमें डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा बार बार अल्कोहल यूज़ करेंगे और एक्सेसिव यूज़ करेंगे और बेंजोडाइज़ेपाइन यूज़ करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी ब्रेन की जो प्रोडक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की, वो उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। अगर आप ओपियोइड यूज़ करते हैं रेगुलर, देन आपकी ब्रेन की प्रोडक्शन है एंडोर्फिन की वो कम होती जाएगी। अगर आप कोकेन और एम्फेटामाइन यूज़ करते हैं, देन आपकी ब्रेन की प्रोडक्शन जो डोपामिन की है वो कम होती जाएगी। इस तरह रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एनेंडामाइड जो है वो भी THC की तरह ऑपरेट करता है, लेकिन उसका मैरिजुआना जो है उसके एक्सेसिव यूज़ की वजह से इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट। ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्सप्लेन किए गए हैं जितने भी, और जो ये ब्रेन का एरिया है, रिवॉर्ड सिस्टम है, इसमें आप हैप्पी फील करते हैं, यानी आपको बहुत अच्छा फील होता है। और ब्रेन सर्किट इसे क्यों कहा गया है? इसमें जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नेटवर्क की तरह होता है, जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे होते हैं एक्शन के लिए, और इस तरह वो डिफरेंट बिहेवियरल, कॉग्निटिव या इमोशनल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ऐसा सर्किट जो कि सब्सटेंस मिसयूज़ की वजह से एक्टिवेट होता है, वो रिवॉर्ड सर्किट भी उसे कहते हैं, रिवॉर्ड सेंटर भी उसे कहते हैं, प्लेयर पाथवे भी कहते हैं। और इस तरह कोई भी इंसान अगर इस सब्सटेंस को इंजेस्ट करता है और या फिर फूड से लेता है या ड्रग्स वगैरह, तो सब्सटेंस जो है वो एक्टिवेट करता है ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट को। और इस तरह से ये सर्किट जो है वो डिफरेंट ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है उसको एक्टिवेट करता है, और इस तरह एक और स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, उसको एक्टिवेट करता है, एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी।
और इस तरह ये सर्किट जो है उसमें स्ट्राइटम भी इन्वॉल्व है, हिपोकैम्पस है और दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हैं। और इसमें की न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सर्किट जो है उसमें डोपामिन है, और डोपामिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। डोपामिन एक्टिवेट हो जाता है इस पूरे सर्किट में, और एक इंसान जो है वो प्लेयर फील करता है, हैप्पी फील करता है। लाइक म्यूज़िक जो है वो आपको डोपामिन को एक्टिवेट करता है रिवॉर्ड सर्किट में। इस तरह ही एक हग या फिर एक प्रेज़ ऑफ वर्ड, किसी की अप्रिसिएशन, किसी की प्रेज़, यानी आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उन पे अगर कोई आपको अप्रिशिएट करे तो आपको अच्छा फ़ील होता है, गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एंड इस तरह अगर ड्रग्स भी यूज़ करते हैं तो भी डोपामिन जो है वो उससे अफेक्ट हो सकता है। इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और ये सर्किट जो रिवॉर्ड सर्किट जो है वो इसमें डोपामिन जो है वो प्राइमरी है। अब कुछ ड्रग्स जो हैं वो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसमें कोकीन है, एम्फिटामाइन है, वो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इस तरह दूसरे जो ड्रग्स हैं उनकी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे अल्कोहल है, ओपियोइड है, मैरिजुआना है, तो इन सारे के जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल इवेंट्स हैं, ये भी डोपामिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं रिवॉर्ड सर्किट में। और इस तरह से उनकी आपस में एक्सेसिव कम्युनिकेशन होती है, जो कि उनकी इंटरकनेक्टिविटी हाइटेंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपको एक रिवॉर्ड यानी फीलिंग आती है, प्लेयर की फीलिंग आती है। और ये ड्रग्स वगैरह जितने भी सब्सटेंस वगैरह होते हैं इस तरह से आपके न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट कर रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिससे आपको हैप्पी फील होता है, या आपको प्लेयर फील होता है, या पीस फील होता है, या फिर रिलीफ मिलता है आपको स्ट्रेस से। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं सर्किट में वो फायर करते हैं एंड देन स्टिमुलेट होते हैं। जब भी आप सब्सटेंस यूज़ करते हैं इनकी स्टिमुलेशन होती है, एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसको आप इनसेंसिटिव सेंसिटाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं। यानी एडिक्शन की ये थ्योरी है जिसमें आप सब्सटेंस जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको रिलीफ मिलता है, आपको प्लेयर मिलता है। नेक्स्ट थेरिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि अगर लोग क्रॉनिकली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनको रिवॉर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी हो सकता है। उनका रिवॉर्ड सर्किट जो है वो उस तरह से एक्टिवेटेड नहीं होता, यानी यूजुअल इवेंट से एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं स्टिमुलेट करने के लिए। और इस तरह से यानी ज़्यादा अगर वो ड्रग्स यूज़ करना स्टार्ट कर दें, उनकी जो टॉलरेंस लेवल है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो ज़्यादा यानी अमाउंट ऑफ ड्रग्स, वो जितना अमाउंट पहले यूज़ कर रहे थे उससे ज़्यादा अमाउंट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। So this was about the lecture number 45. I hope I made it clear. If you have any confusion, you can ask this in comment section or share this video with other students ताकि बाकी students के भी concepts clear हो जाएं. And don't forget to follow or join this community and also Psyche Seeker. Both communities have the same purpose, दोनों का सेम ही पर्पस है. So learn together and grow together in this field. And बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो चुकी होगी, अब तक सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एंड अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।